हम अहले जुनू वक्त का मातम नहीं करते, हम अहले जुनू वक्त का मातम नहीं करते, बीते हुए लम्हों का कोई गम नहीं करते, हम अहले जुनू वक्त का मातम नहीं करते। बिहार के अदबी उफक पर एक बड़ा नाम जुबैरुल हसन गाफिल का भी है। अजनबी शहर और दरीचे की धूप जैसे किताबों के खालिक, शायर और फलसफी जहन रखने वाले अदब के खामोश सिपाही, सहर अंगेज असलूब से कारीन के दिलों को मसरूर करने वाले जनाब जुबैरुल हसन गाफिल साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए कई बरस हो चुके हैं, लेकिन उनकी शायरी आज भी लोगों को महजूज करती है। शाही के ठिकानों पे कबूतर नहीं जाते, क्या जान के आज उसने सदा दी मेरे दर पे, क्या जान के आज उसने सदा दी मेरे दर पे, साहिब के घरों पे तो गदागर नहीं जाते। जुबैरुल हसन गाफिल अदबी दुनिया का वो मोतबर नाम है कि जो गाफिल होने के बावजूद जिंदगी के नशेब व फराज और शेर व सुखन की गले कूचों से बखूबी वाकिफ है। गाफिल साहब ने शायरी को जिंदगी और जिंदगी को शायरी बनाया। उन्होंने शेर व सुखन की दुनिया में ऐसे तजुर्बात भी किए हैं कि जो तमाम सुनने और पढ़ने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे ये उनका ही दुख है, ये उनकी ही परेशानी है, ये उनका ही गम है। ज़ाती तौर पर भी मैं उनसे बहुत मुतासिर रहा हूँ और मेरी बहुत मुलाकातें उनसे रही हैं। मैंने बहैसियत शायर और बहैसियत इंसान उनको एक लाजवाब फनकार पाया। कम लोगों में ऐसी बात होती है कि वो शायर भी अच्छे हों और इंसान भी बहुत बेहतरीन हो। वैसे मेरा मानना यह है कि बेहतरीन इंसान ही बेहतरीन शायर हो सकता है। बहरहाल उन्होंने जिंदगी के दुखों को ऐसा जामा पहनाकर गजल के पैराए में पेश किया है कि लोगों को मुतवज्जे भी करता है। उनकी शायरी में मकनतीसियत है, वो अपनी तरफ खींचती है, वो अपनी तरफ बुलाती है। बहरहाल दुनिया से वो रुखसत हो गए हैं, लेकिन वो अपना सरमाया भी छोड़ करके गए हैं। उनके साहबजादे असलम हसन साहब बजाते खुद एक बहुत बड़े ऑफिसर भी हैं और वो गज़ल गो भी हैं, फनकार भी हैं। मैं इस मौके पर उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ जुबैरुल हसन गाफिल साहब को कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो काविशें हैं, उनके जो फनपारे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनसे इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल जुबैरुल हसन गाफिल मेरे बहुत पसंदीदा इंसान भी थे और शायर भी थे। यूँ तो कहते हैं कि वो तंज़ो मिज़ाह के शायर थे, हास्य व्यंग जिसको कहते हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें हास्य व्यंग में है भी, लेकिन उन्होंने संजीदा चीज़ें भी बहुत कही, गज़लें, नज़्म। तो वो उनको ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हास्य व्यंग के शायर थे, तंज़ो मिज़ाज के शायर थे। वो एक बहुत अच्छे शायर थे। ऑल इंडिया लेवल पे भी उनका एक नाम हुआ कि वो उनका शुमार किया गया बड़े शायरों में। और बहुत ही एक अच्छे इंसान थे, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मुझसे उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव था। और जब मैं कहानियाँ या अफसाने लिखता था, कोई नई कहानी होती थी तो मैं उन पर जाता था उनको सुनाने के लिए। तो उन्होंने हमेशा ये मुझसे कहा कि परवेज तुम्हारे अंदर ये बहुत टैलेंट है। और ये मेरे सामने ही नहीं कहते थे, मेरे पीछे भी कई लोगों को उन्होंने कहा कि उसके अंदर कहानी लिखने की बहुत अच्छी सलाहियत है और उसको ये लिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि
और वो मेरे बचपन में मेरे टीचर भी रहे थे, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि शमी अख्तर साहब, जो बाद में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में चले गए, पहले आज़ाद अकेडमी में थे, और जुबैर मामू जान। तो हम लोग असल में जुबैर मामू ही कहते थे उनको। वो मेरे टीचर भी रहे थे, गार्जियन भी रहे थे, और मेरी बड़ी हौसला अफजाई की उन्होंने कि मुझे लिटरेचर फील्ड में आना चाहिए, मुझे कहानियाँ लिखनी चाहिए, मेरे अंदर वो सलाहियत है। तो जो चंद लोग हैं जिन्होंने बहुत हौसला और हिम्मत दिया मुझे, इसमें एक बड़ा नाम जुबैरुल हसन गाफिल साहब का है। जुबैरुल हसन गाफिल साहब का योगदान इसलिए मैं मानता हूँ कि वो हमको सब दिन पीठ ठोकते थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, आप आगे बढ़िए, जो जिसकी जरूरत हो हमको कहिए, हम आपको पैसे से मदद करना चाहते हैं वो भी करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मुँह जरा सा सूखा हुआ देखते थे तो हमको तुरंत नाश्ता करवाते थे, खाने के समय खाना खिलाते थे, कहीं बढ़ने नहीं देते थे, कितना प्रेम हमसे था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि छुट्टी है, 9 बजे आइए, यहाँ नाश्ता तैयार है। अब मैं चौकी से दौड़ा साथ साथ बैठ कर नाश्ता करते थे, ये भाव था। बाद में उनकी किताब निकली, किताब गए तो किताब दिए तो मैं तो और आह्लादित हो गया कि आपकी किताब निकल गई, आप तो साहित्य के रैंक में आ गए, उर्दू अकादमी को भेजिए, ये कीजिए वो कीजिए। और मनुष्य जब इस दुनिया में आया है तो जाने के लिए आया, जाना सबको है। अगर सबसे मिलजुल करके कोई जिंदगी गुजार लेते हैं तो यह उनकी जीवन की सफलता होती है। यही उनके व्यक्तित्व से झलकता है कि उनके गुजर जाने के बाद भी एक दर्द सदा के लिए हम लोगों के जीने रख रखा है। हम तो समझते हैं कि इंसानी लिहाज या सोच के लिहाज से वो बहुत आम लोगों से बहुत अलग थे। अलग आपको एक मिसाल बतावें, जिस जमाने में हम अफकार निकाल रहे थे तो तलाश बहुत करते थे कि हमारे सीमांचल में कहाँ किसकी शायरी है। काफी बड़े शायर थे ही इसलिए से, और सबसे बड़ी बात है बिहार का ये वाही के बाद दूसरा बड़े शायर थे तंज़-ओ-मिज़ाह में। उनकी किताब जो है छपी है अजनबी शहर, और उसका दूसरा हिस्सा भी शायद छपा, लेकिन मेरे पास अभी नहीं आई है। वो पढ़ने के बाद हमको उनसे ताल्लुक हमारा इसीलिए से हुआ कि उनकी शायरी हमको पसंद आई। जुबैरुल हसन गाफिल की पैदाइश 4 जनवरी 1944 को बिहार के अररिया जिले में हुई। शुरुआती तालीम गांव के मदरसे मकतब स्कूल के बाद अररिया से मैट्रिक और पूर्णिया से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पटना से LLB की डिग्री हासिल की। कुछ दिनों के लिए उदा हाई स्कूल में टीचर भी रहे और फिर अररिया व्यवहार न्यायालय से वकालत की शुरुआत की। कमलदहा गांव के जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले गाफिल साहब 1975 में न्यायिक सेवा के क्षेत्र में आए और कामयाबी की बुलंदी को छूते हुए जज के ओहदे पे फायज हुए। ईमानदारी के साथ फर्ज की अदायगी, जज रहते हुए उनके फैसले, अदबी जिंदगी और उनकी शायरी में साफ साफ दिखाई देती है। मुंगेर में खाकसार की पोस्टिंग मार्च 1981 में हुई थी और फरवरी 1984 तक वहाँ रहे। इस दौरान हमारे जो जुडिशल ऑफिसर्स थे उनसे नए तौर पर मुलाकात हुई, जिनमें ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र मुकर्रम जेड हसन साहब यानी जुबैरुल हसन साहब ऑफ अररिया हैं। उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत करीबी थे। अल्लाह ताला के फजल से खाकसार की स्कूटर पर वो साथ उठ जाया करते थे और अक्सर मज़ाहिया अंदाज में कहा करते थे कि ड्राइवर गाड़ी लाओ, और खाकसार गाड़ी लेकर स्कूटर यानी लेकर आता था और उससे वो घर तक आते थे। ताजदारे सुखंदा जुबैरुल हसन, साहबे हर्फ मीज़ां जुबैरुल हसन। ताजदारे सुखंदा जुबैरुल हसन, साहबे हर्फ मीज़ां जुबैरुल हसन। पैकरे सिद्क़ मुखलिस सखी बासफ़ा। पैकरे सिद्क़ मुखलिस सखी बासफ़ा। महवरे बज़्म यारां
जुबैरुल हसन। मैंने देखा है एक फर्द में अंजुमन, मैंने देखा है एक फर्द में अंजुमन, नाबगा था जो इंसान जुबैरुल हसन। आज एक अहद का खात्मा हो चला, आज एक अहद का खात्मा हो चला, छुप गया महर ताबा जुबैरुल हसन। अजनबी शहर से बाग रिजवां चला, अजनबी शहर से बाग रिजवां चला, अलविदा शहर की जान जुबैरुल हसन। बहुत ही मुखलिस और गरीब परवर इंसान थे वो। हम उनके छोटे भाई थे, लेकिन हमको वो बेटे की तरह मानते थे और बोलते भी थे कि मेरा पहला बेटा यही है। जब रिटायर होकर के आए तो अपने घर पर महफिल जमाते थे, शायरों को दावत देते थे, बुलाते थे। यहाँ भी महीने में 2 महीने में एक बार मुशायरे का प्रोग्राम होता था। उनका दस्तरखान बहुत वसी था, लोगों को दावत देने में वो बहुत खुशी महसूस करते थे। गांव में भी उनकी शख्सियत का बहुत असर था। बगैर उनके कोई पंचायत गांव में नहीं होती थी। लोगों की मदद वो करने में बहुत खुशी महसूस करते थे। गरीबों का मदद करना, जो तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, उनकी मदद करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे। हम छोटे भाई थे, लेकिन उनके साथ उनके दोस्त की तरह हमेशा रहते थे। और जहाँ भी वो छोटे से छोटे और बड़े से मामले में भी बगैर मेरा मशवरा के और बगैर हमको साथ लिए हुए कहीं। और घर में जो तालीम होती थी, जो तालीम वहाँ से पढ़ करके आते थे स्कूल से, उसके बाद वालिद साहब तमाम किताबों को एक नज़र से, कॉपियों को एक नज़र से देखते थे कि स्कूल में क्या पढ़ाई। और ख़ास करके एग्ज़ाम के वक्त, एग्ज़ाम दे करके वहाँ से आते थे। उन्होंने फिर उस एग्ज़ाम को हमको घर पर देना पड़ता था वालिद साहब के सामने, क्योंकि उसको थोड़ा सा इरिटेशन होता था। पापा एक तो एग्ज़ाम दे करके आए हैं, उसके बाद फिर हमको घर पे एग्ज़ाम देना पड़ता था उस वक्त। लेकिन अभी समझ में आता है कि नहीं, वो सही थे। उन्होंने पायदारी से अपने फैमिली की परवरिश की, बच्चों की परवरिश की, सारे वो चीज़ सिखाए जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हो सकती है। और ख़ास करके हमारे वालदा के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ही महज़बाना रहा, बच्चों के साथ शफीकाना रहा, और अपने दोस्तों के साथ वो हमदर्दी के साथ पेश आते थे। अपने रिश्तेदारों से भी उनका मिलना जुलना ऐसा होता था कि अगर दूर के रिश्तेदार भी हैं तो उनकी खबरगिरी रखना उनकी आदत थी। जुबैरुल हसन गाफिल साहब का एक वाक़या मैं आपको बयान करता हूँ। 1992 में दंगा हुआ। उस दंगे में कुछ मेरे गांव के कुछ असामाजिक शक्तियों द्वारा एक मंदिर को तोड़ दिया गया। तो उन्हें जब मालूम हुआ तो वो गांव पहुँचे। गांव पहुँचने के बाद हिंदू मुस्लिम सभी जिम्मेदार आदमी को बैठाया और उन्होंने कहा कि एक बात जान लीजिए, इस गांव में हम लोग 2 साल से एक साथ सभी हिंदू मुस्लिम लोग रहते हैं, और इस तरह का जो उन्होंने भी किया है उसको चिन्हित करके उसको सजा मिलना चाहिए। और पूरे गांव के मुस्लिम समाज ने चंदा करके, पैसा करके जुबैरुल हसन गाफिल साहब के नेतृत्व में उस मंदिर का वो बनवाया गया, जो आज भी आप जाइएगा तो एक दोह घाट है, उसके नज़दीक बना हुआ है। उसी का नतीजा है कि वो हमारे गांव के हिंदू मुस्लिम दोनों में ही उतने ही पॉपुलर थे। उम्र ज़्यादा नहीं थी, 9th में थे हम लोगों को। एक वाक़या याद आता है कि हम लोग पापा उस वक्त पटना में पोस्टेड थे और हमारे काफ़ी दोस्त अहबाब थे, वहाँ पे रहते थे। जब वो लोग मिलने आते थे तो वो लोग भी डर डर के मिलने आते थे। और हमारा एक मरहूम भाई इमरान, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा इसलिए कि वो हम लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, भाई बाद में थे, फ्रेंड पहले थे। तो वो भी बड़ा छुप छुपा के मिलने आता था और हम लोग आते थे। कहीं बाहर जाना होता था तो कोशिश करते थे कि पापा से सामना ना हो और हम लोग ऐसे ही निकल जाएं, और या कहीं से लौट के भी आए तो सामना ना करना पड़े। तो वो चाहते थे कि डिसिप्लिन्ड वे में बच्चा रहे, हाँ, कोई बुरी आदत ना उसको लग जाए, हाँ, किसी गलत संगति में ना पड़ जाए। आने वाले जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके बाल बच्चे हैं, सबको वो समझाते थे बहुत कि देखो अभी तुम्हारा वक्त है, पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ,
हाँ बाद में फिर तुम सिवाय पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। तो ये एक अच्छी चीज थी उनकी। कभी कभी उस टाइम में हम लोगों को अच्छा भी नहीं लगता था कि बाबा आप बोलते हैं हमेशा ऐसा वैसा। जो मेरे वालिद साहब कहते थे तो शायद हम उसमें बहुत सारी चीजें जो हमने फॉलो नहीं की वो फॉलो कर लेते तो आज हम शायद जहाँ हैं उससे भी ऊंचे मुकाम पे होते। की बात बताता हूँ, मैं शेर व शायरी में नहीं हूँ लेकिन मैं सुनने का शौकीन जरूर हूँ। हाँ सुनता हूँ लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभार मैं सुनना। मुशायरे वगैरह में पापा के कई मुशायरे में शामिल हुआ हूँ। एक बार का वाकया मैं बताना चाहूँगा कि एक बार ऐसा हुआ कि पापा का एक शेर था कि सवाल ये नहीं कि क्यों कत्ल हो गया मेरा, सवाल ये है कि इल्जाम किसके सर आए। तो मुझे ये शेर कहीं मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और तो मैंने पापा ही से पूछ लिया कि ये शेर किसका है, बड़ा अच्छा शेर है। तो पापा मतलब जो उनका अंदाज था और उस अंदाज में मुस्कुराए और बोले कि ये तुम्हारे बाप का शेर। तो मुझे ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रह गई और मैं ताउम्र याद है। 2021 में 26 जनवरी को उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद से हम लोगों ने एक छोटी सी तंजीम उनकी याद में बज़्म हसन के नाम से कायम की है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये तंजीम जो साहित्य, दोनों साहित्य, उर्दू हिंदी चाहे दीगर किसी ज़ुबान का साहित्य, उसकी सच्ची सेवा में आगे बढ़ेगा। वालिद साहब गुजरने के बाद एक तो उनके हयात में ही मजमू कलाम अजनबी शहर के नाम से शाया हुआ और जिसके हिंदी एडिशन भी आए, उर्दू के 2 एडिशन आए और उस किताब पे अजनबी शहर पे बिहार उर्दू एकेडमी ने 2 बार उनको अवार्ड से नवाजा और कुछ दिन पहले पटना लिटरेरी फेस्टिवल जो है अंदाज़े बयां और उस स्टेज से भी वालिद साहब की शायरी को सनद दिया गया। लेकिन उनके गुजरने के बाद, उनके वफात के बाद तो मैंने जो अनपब्लिश चीज़ें थी जो मंजर आम तक नहीं आ सकी हैं, लोगों तक नहीं पहुंच सकी हैं, उस किताब को मैंने मुरत्तिब मैंने किया, कंपाइल मैंने किया, संकलन करता मैं हूँ। तो ये किताब दरीचे की धूप के नाम से है। इस किताब में वालिद साहब की वैसी शायरी है जो उन्होंने गुजरने से पहले कुछ साल पहले तक की। तो इत्तेफाक से एक दिन मैं उनके कुछ चीज़ों को तलाश रहा था तो मुझे एक डायरी मिली जो इस शक्ल में थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको, और इसका नाम दरीचे की धूप ये है कि इसमें जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, ये वालिद साहब की कमरे की तस्वीर है जहाँ उनके एक तरह से ज़िंदगी के बकिया दिन गुजारे। तो इसी खिड़की से झांकती भी रोशनी है। तो मैंने सोचा बेहतर है कि ये नाम भी दिया जाए। और दरीचे की इल्म व अदब से वाबस्ता कलमकारों का हमारे बीच से चले जाना महज उसके अफराद खाना का ही खसारा नहीं होता, बल्कि उस ज़बान और अदब का भी नुकसान होता है जिसे वह कलमकार अपने एहसास और जज्बात को वसीले इजहार बनाता है। ज़ुबैरुल हसन गाफिल के अब तक 2 शेरी मजमुए मंजर आम पर आ चुके हैं जिसमें अजनबी शहर और दरीचे की धूप शामिल हैं। वह अपनी शायरी के जरिए कौम, मिल्लत और समाज की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। ज़ुबैरुल हसन गाफिल के शेरी मजमुए में सियासी, सामाजिक और हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत का शऊर नजर आता है। उनकी शायरी अपने अहद और जिले की तर्जुमानी भी करती है। वालिद तो हमारे बहुत बचपन में बहुत छोटे थे तो हमारे गुजर गए, तो हमको लगा कि वो मेरे बड़े भाई और मेरे बाप के जगह पे हैं और हमसे बहुत ज़्यादा उनको ये थे रिश्ता। तो हम पिछले भाई के ज़्यादा भाई भी हैं उनके और छोटा साला भी है। तो एक रिश्ता था हमारे दोनों के बीच में, जो भी बातें उनसे होती थी हमारी, बहुत हद तक ऐसा लगता था कुछ बात ऐसा है तो जो अपनों से भी शेयर नहीं करते जो हमसे शेयर करें। उनके अंदर एक कैफियत थी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपको, बस ये बातचीत किया था वहाँ पर रखा था कि जितने फैमिली में लोग हैं, जो बहुत ही फैमिली में तो कोई सभी लोग तो पैसे वाले नहीं हो सकते हैं, अपने फैमिली में तो बहुत कम लोग होते, बहुत कम पैसा वाले होते थे, तो मेरे जरिया बहुत हद तक मदद करते थे। बाकी तो ईद बकरीद वगैरह में जाते होता था। ऐसे आम दिन में पूछते थे हमको किसको क्या जरूरत है, नहीं है बस्ती में हज़ारों हज़ार रुपया, 10,000 20,000 रुपया दिया उनको बांट दो, ये जिंदगी। मैं तो आपको एक बेटी की हैसियत से बता सकता हूँ कि उनको जैसा मैंने अपने घर में पाया, बाहर पाया, तो एक तो बहुत हसास शायर थे तबीयत से, और शायरी उनको विरासत में मिली थी, चूँकि मेरे दादा जान भी
उर्दू के मशहूर शायर है ज़हरुल हसन हसन तखल्लुस था उनका। उनकी शायरी आज़ादी से पहले की शायरी है। उस वक्त जो अररिया मुशायरे नहीं होते थे, तो उनके दौर के जो चंद शायर थे उसमें ज़हरुल हसन का भी एक बड़ा नाम था। और एक किताब जो है मजमू कलाम सहरा भी समंदर भी के नाम से शाये हुआ, वो मेरे दादा जान की शायरी। तो एक बहैसियत शायर के तौर पे, कवि के तौर पे, उनका हृदय जो था, उनका दिल जो था, बिल्कुल ही समझे सादा, और ऐसा था कि वो दूसरे को दर्द को अपने दर्द से जोड़ते थे, या सोचते ये मेरा ही दर्द है। तो इस तरह की उनकी जिंदगी गुजरी। तो हमेशा वो फिक्रमंद रहे कि हाशिए के लोग जो हैं, दूर दराज गाँव के लोग जो हैं, वो कैसे, या ज़रूरतमंद लोग हैं, कैसे उनकी किस तरह से मदद की जाए। मेरा एक कलाम है जो ज़िंदगी का नाम है, तो मैं ये कलाम उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ, जो एक ज़िंदगी थी जो गुजर गई। जो भी गम था उसे ज़िंदगी सह गई, एक नदी गुनगुनाती हुई बह गई। जो भी गम था उसे ज़िंदगी सह गई, एक नदी गुनगुनाती हुई बह गई। एक फसाना था वो भी अधूरा रहा, एक कहानी थी अनकही रह गई। एक कहानी थी अनकही रह गई। अररिया में जब भी शेर व अदब की महफिलें सजती हैं, हमारी निगाहें गाफिल साहब को ढूंढती हैं। हम आज गाफिल साहब के कलाम को खुद उनसे सुनना चाहते हैं, मगर अफसोस कि वह अब हमेशा के लिए ना जागने वाली नींद की आगोश में चले गए हैं। लेकिन कहा जाता है कि एक शायर कभी मरता नहीं, वह अपनी तख्लीक के वजह से हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए जब भी उर्दू शायरी का जिक्र होगा वह हमेशा याद किए जाएंगे। सीमांचल की सरजमीन उनके अदबी कारनामों को कभी भूल नहीं सकती। शेर व अदब के साथ साथ समाजी खिदमत को अंजाम देने वाले अजीम शायर जनाब ज़ुबैरुल हसन गाफिल को सीमांचल का ये खित्ता कभी फरामोश नहीं कर सकता। सीमांचल डायरी माटी के इस सपूत को खिराजे अकीदत पेश करता है। हजार पे है मगर बेखुमार गुजरे है। इंसानी जज्बात व एहसासात, इंसानी भावनाएं जब लफ्जों के शक्ल में ढलती हैं तो शायरी होती है, वो गजल होती है। और जब दोशीज़े गजल को साज़ो आवाज से सवारा जाता है तो एक हसीन दुल्हन बन जाती। तुम्हारी आंखों ने मदहोश कर दिया साकी, वगर न बाधा कहाँ इस कदर